नमस्कार। मैं नगेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर मेटलर्जी से गैंग, फ्लक्स और स्लैग को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको मेटल्स के बारे में बता चुका हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसके अलावा मैं मिनरल्स और उसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम और का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टडी करते हुए गैंग, फ्लक्स और स्लैग को पढ़ेंगे। और द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted easily and cheaply are known as ores। ऑर्स हमें मिनरल्स से ही प्राप्त होते हैं और मिनरल्स में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है और इम्प्योरिटीज़ में सैंड, सॉइल, स्टोन, कोक, कोला, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। और इन इम्प्योरिटीज़ को यदि हम हटा दें तो हम प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर लेते हैं उस मेटल का। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्योर मेटल प्राप्त करना आसान हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो इम्प्योरिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में खर्च होती है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में खर्च होती है। और इम्प्योरिटीज़ को हम यदि मेटलर्जी के प्रोसेस में मिनरल से अलग करके जो मिनरल्स हमें प्राप्त हुआ उसको हम और उसमें बदल दें, और में बदल दें, तो निश्चित तौर से उस और से हमें मेटल प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि मिनरल से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दें और शुद्ध इनऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त कर लें तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और होगा और से इसी वे में हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ आपको ऑर्स के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि कुछ अयस्क हैं। हेमेटाइट जैसे आयरन का अयस्क है, तो हेमेटाइट आयरन के बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनमें से हेमेटाइट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन का जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती है और इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है। इसी तरह से बॉक्साइट एक ये एल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट के इस अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त करना आसान होता है। तो मैं आपसे कुछ ऐसे ही अयस्कों को डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपको आयरन के अयस्क बताऊंगा, उसके बाद एल्युमिनियम के अयस्क बताऊंगा। देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोहे के अयस्कों के नाम लिखिए, एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम लिखिए, कॉपर के अयस्कों के नाम लिखिए। तो आपको नाम भी आने चाहिए, इसके साथ साथ उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। अयस्क एक धातु के कई अयस्क हो सकते हैं और अयस्क उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि अयस्क किसी भी अवस्था में हो सकता है, अयस्क ऑक्साइड की अवस्था में हो सकता है, अयस्क सल्फाइड में हो सकता है, अयस्क कार्बोनेट की अवस्था में हो सकता है और अयस्क ऑक्साइड के साथ हाइड्रेट अवस्था में हो सकता है कि जल के वाटर के कुछ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इनकी जो नाम है वो अलग अलग हैं, इनके फॉर्मूले अलग अलग हैं। आयरन के अयस्क किस प्रकार हैं? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट 2Fe2O3, 0.3H2O, आयरन पायराइट FeS2, सिडेराइट FeCO3। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अयस्क किस अवस्था में है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए आयरन का कार्बोनेट की फॉर्म में कौन सा अयस्क है। तो आयरन का जो कार्बोनेट की फॉर्म में अयस्क होगा वो सिडेराइट होगा, सल्फाइड के इसमें आयरन पायराइट होगा। इस तरह से आप ऑक्साइड की फॉर्म में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट होते हैं। तो इसमें जो हेमेटाइट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्स है और इस हेमेटाइट से हमको आसानी से आयरन प्राप्त होता है। इसके बाद और ऑफ कॉपर के अयस्क हैं क्यूप्राइट CuO2, कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पायराइट CuS, स्टेनाइट Cu2S, FeS, SnH2। तो ये कॉपर के अयस्क है जिससे हमें कॉपर प्राप्त होता है और क्यूप्राइट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हम सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉपर प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम एल्युमिनियम के अयस्क को डिस्कस करते हैं। ये एल्युमिनियम के कुछ अयस्क हैं, बॉक्साइट Al2O3 2H2O। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, और सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम हमें इसी से प्राप्त होता है। दूसरा जो अयस्क है वो कोरेंडम, Al2O3 इसका फॉर्मूला है। और तीसरा जो अयस्क है वो क्ले सिलिकेट्स, या जो एल्युमिनियम होता है वो ऑक्साइड के साथ साथ सिलिका के साथ भी अटैच होता है। तो मैं आपको कुछ मिनरल्स हैं इनके जो मैं बताऊंगा कि मिनरल्स की फॉर्म में जो अपन को मिलते हैं, तो ये इनमें मिनरल्स की फॉर्म में, इनके साथ साथ इसमें हमें और भी होते हैं मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट से निकलता है, उसमें किस फॉर्म में हमें ये और मिल सकते हैं। ये कुछ मिनरल्स दिए हुए हैं, ये PbS गैलेना, तो ये लेड का और से लेड का अयस्क है PbS। ये इस मिनरल में ये भी कॉपर और Fe का अयस्क है, ये जिंक का अयस्क है, ये मोलिब्डेनम का अयस्क है। तो इस तरह से हम मिनरल से अयस्क प्राप्त कर लेते हैं, और इन अयस्कों से मेटलर्जी के प्रोसेस से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे गैंग। गैंग क्या होता है? देखो, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं और में भी डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये इम्प्योरिटीज़ कॉमर्शियली कोई फ़ायदे की नहीं होती, और निश्चित तौर से जब मेटल का प्रोडक्शन किया जाता है इनके अयस्कों से, तो जो अयस्क में जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, वो इम्प्योरिटीज़ अयस्क से शुद्ध धातु के सेपरेशन में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो हम कह सकते हैं गैंग इज़ द कॉमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दिस सराउंड और इज क्लोजली मिक्स विद ए वांटेड मिनरल इन ए और डिपॉजिट। तो जो मिनरल्स हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला है, उसमें और के डिपोजिशन है, तो उसमें ये जो वर्थलेस मटेरियल होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनका कोई यूज नहीं होता, तो ये भी इसमें अटैच्ड होती है। तो हम कह सकते हैं गैंग क्या है? इम्प्योरिटी है। और द सेपरेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम गैंग इज़ नोन एज मिनरल प्रोसेसिंग। तो मिनरल में अभी अब आपको बताया कि मिनरल में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इम्प्योरिटीज़ क्या है? गैंग है। तो हम इन मिनरल से इन गैंग को सेपरेशन करेंगे तो मिनरल प्रोसेसिंग कहलाएगा, मिनरल ड्रेसिंग कहलाएगा, और ड्रेसिंग कहलाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे इन इम्प्योरिटीज़ को दूर कर सकते हैं। और गैंग की जो गैंग है वो इम्प्योरिटीज़ की होती है। इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में होती है? सॉइल होता है, सैंड होता है, स्टोन होते हैं, कोयला हो सकता है, कोक हो सकता है। तो इनको सेपरेट करना क्या कहलाएगा? मिनरल प्रोसेसिंग कहलाएगा, मिनरल ड्रेसिंग या और ड्रेसिंग। तो आपने देखा होगा 4th फ्लोर झाग प्लावन विधि पढ़ी होगी आपने, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड पढ़ा होगा। तो ऐसे कई मेथड है जिससे हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, और जो मिनरल है उसमें जो अयस्क है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। इट इज़ ए नेसेसरी एंड ऑफन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ माइनिंग। इट कैन बी ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मिनरल इन्वॉल्व। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम गैंग को सेपरेट करते हैं मिनरल से, तो ये बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, और कई बार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये जो कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करती है कि जो इम्प्योरिटीज़ है उसका नेचर क्या है, और जो मिनरल है उसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल गैलेना ये एक लेड का अयस्क है, और गैलेना होता है, जो इसके पीसेज होते हैं वो गैंग में जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें बड़े बड़े पीसेज की फॉर्म में पाया जाता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। सो इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है इससे इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि कह सकते हैं कि गैलेना को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ गैलेना लार्ज पीसेज में पाया जाता है, तो इसको निकालना आसान होता है। वहीं एक कैसेराइट अयस्क है, टिन का कैसेराइट टिन का अयस्क है। अब यहाँ टिन कैसेराइट जो अयस्क है, इस कैसेराइट को इसके मिनरल से निकालना मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है कि जो एक कैसेराइट है ये बड़ी बहुत ही स्मॉल पीसेज में इम्प्योरिटीज़ में मिक्सअप होता है। तो इम्प्योरिटीज़ का लेवल जो है, इम्प्योरिटीज़ का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, और इसके साथ साथ जो अयस्क है कैसेराइट जो मिनरल में मिक्स है
वो भी स्मॉल पीसेज में होता है। तो ऐसी अवस्था में इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गैंग को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको मिनरल ड्रेसिंग कहते हैं, ऑरे ड्रेसिंग कहते हैं, और बहुत सारे मेथड है जिससे गैंग को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो गैंग को हम यदि ओवरऑल कुछ सेंटेंस में डिफाइन करें तो गैंग इम्प्योरिटीज़ होती है मिनरल में, और ये अयस्क को बहुत ही क्लोजली अटैच्ड होती है या सराउंडेड करते हुए रहती है। और इस गैंग को हम जब मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक इमेज बता रहा हूँ, आप इमेज से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये देखिए, ये कोई मिनरल का पीस है, टुकड़ा है, और इस मिनरल में आप देखेंगे कि ये अयस्क भी है और भी है किसी भी मेटल का, और इसके साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। और इम्प्योरिटीज़ में क्या है, सॉइल है, सैंड है, और कुछ स्टोन भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग में सैंड, सॉइल और स्टोन को रिमूव करके और शुद्ध अयस्क को प्राप्त कर लेंगे। तो ये मिनरल प्रोसेसिंग कहलाता है प्रोसेस, और इससे हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है जो कि आगे प्रोसेसिंग में जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लक्स क्या होता है। देखिए, जो अभी हमने मिनरल अर्थ से निकाला था उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़ को हमने निकाल दिया, और कुछ इम्प्योरिटीज़ अभी भी उसमें हैं। अर्थी इम्प्योरिटीज़ और गैंग जनरली इनफ्यूजिबल, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग बाय द एडिशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड फ्लक्स। तो होता क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ को हम मिनरल प्रोसेसिंग से दूर नहीं कर पाए, और वो अभी हमारा जो अयस्क है उसके साथ हैं, और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये फ्यूजिबल नहीं है, इनको ये सेपरेट करना इजी नहीं होता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल, ऐसा कुछ केमिकल उसमें डालते हैं जो इन इम्प्योरिटीज़ को गला देता है, इम्प्योरिटीज़ को अपने में घोल लेता है और एक इनसॉल्युबल मास बनाता है, जैसे फ्लक्स, जिसको जो इनसॉल्युबल मास होता है उसको स्लैग कहते हैं, और जो केमिकल होता है उसको फ्लक्स कहते हैं। द अर्थी इम्प्योरिटीज ऑफ गैंग जनरली इनफ्यूजिबल, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग बाय द एडिशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड फ्लक्स। तो आपने देखा इम्प्योरिटीज में हम कुछ ऐसे केमिकल डाल दें जिससे वो इम्प्योरिटीज उस केमिकल में, उस कंपाउंड में मिक्स हो जाए और एक नया कंपाउंड बनाती है, और वो नया कंपाउंड फ्लक्स कहलाता है। Being light, the slag float on the molten metal and can be skimmed off। तो इस तरह से हमें जो इम्प्योरिटीज प्राप्त हुई फ्लक्स के मिलने से उसको हमने स्लैग कहा, और इस स्लैग जो होता है वो लाइट होता है वेट में, और वेट में लाइट होने के कारण जब मेटल पिघल जाती है, पिघली हुई अवस्था में होती है, तो ये स्लैग भी उस मेटल की सरफेस पर पिघली हुई अवस्था में तैरता होता है, जिसे निथार कर स्किम्ड ऑफ, यानी निथार कर हम उसको अलग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गैंग जो अशुद्धि थी, इम्प्योरिटी थी, उसमें हमने फ्लक्स डाला, और फ्लक्स डालने के बाद हमको कुछ फ्यूजिबल कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसे स्लैग कहते हैं। स्लैग क्या है, इम्प्योरिटी है, और स्लैग लाइट होता है, मेटल जो मोल्टन मेटल है, जो पिघली हुई धातु है, उसके सरफेस पर तैरता रहता है, जिसे हम निथार कर अलग कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स का सिलेक्शन कैसे करें। अभी थोड़ा सा ये साइड में आ रहा है, दिखने में नहीं आएगा, मैं इसको सेट करता हूँ। सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, हमको किस इम्प्योरिटीज़ के लिए कौन सा फ्लक्स काम में लेना है, ये भी डिपेंड करता है कि गैंग कैसा है, इम्प्योरिटीज़ कैसी है। द नेचर ऑफ फ्लक्स टू बी यूज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैंग की नेचर पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का फ्लक्स यूज करें। इफ़ इट इज़ एसिडिक, बेसिक फ्लक्स इज टू बी यूज। यदि इम्प्योरिटीज़ गैंग एसिडिक है तो ऐसे में हम बेसिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे।
इसी तरह जो इसके एग्जांपल्स जैसे लाइम, मैग्नीशिया, यदि इम्प्योरिटीज एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे। और बेसिक फ्लक्स कौन कौन से होंगे, लाइम हो सकता है और मैग्नीशिया हो सकता है। इफ़ द गैंग इज बेसिक इन करेक्टर देन एन एसिडिक फ्लक्स लाइक सैंड मस्ट बी यूज। और यदि इम्प्योरिटीज़ है, जो गैंग है वो बेसिक करेक्टर का है, तो ऐसी स्थिति में हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। और वो एसिडिक फ्लक्स में सिलिका होता है, सैंड होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, या 3 तरह के फ्लक्स हैं के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। एसिडिक SiO2 सिलिका, बेसिक CaO MgO जिसे लाइम और मैग्नीशिया कहते हैं, और नेचुरल जो फ्लोरस्पार होता है। आपने देखा हो कई बार जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स गोल्ड को पिघलाते हैं, गोल्ड को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और उसके साथ साथ एक वाइट पाउडर डालते हैं, जिससे गोल्ड जब पिघलता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो स्लैग के रूप में सेपरेट हो जाए। तो उसमें इम्प्योरिटीज़ गैंग होती है और वो वाइट पाउडर स्लैग फ्लक्स होता है, और फ्लक्स और गैंग मिलकर एक स्लैग बनाते हैं। इम्प्योरिटीज़ को मेटल, जो मोल्टन मेटल है, पिघली हुई धातु की सरफेस पे ले आते हैं और जैसे छान कर अलग कर लेते हैं या निथार कर अलग कर लेते हैं, स्किम्ड ऑफ कर लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ आपने इसको देखा है। देखिए कि मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको बताया है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं। यदि इम्प्योरिटीज़ SiO2 की फॉर्म में है, यानी इम्प्योरिटीज़ एसिडिक है, तो फ्लक्स बेसिक होगा, CaO लाइम होगा, और जो इम्प्योरिटीज और फ्लक्स, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाएंगे, और स्लैग क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरह से यदि इम्प्योरिटीज़ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, अम्लीय नेचर की इम्प्योरिटीज़ है, तो उसमें हम फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम यूज़ करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट में बदल जाएगा। यदि मिनरल जो इम्प्योरिटीज़ है, गैंग है, वो मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO, बेसिक नेचर का है, ऑक्साइड है, तो उसमें हम एसिडिक फ्लक्स SiO2 यूज़ करेंगे तो मैग्नीशियम सिलिकेट बन जाएगा। आपने देखा होगा जब भी सोल्डरिंग आयरन होती है, उससे हम सोल्डर और डिसोल्डर करते हैं, तो निश्चित तौर से एक केमिकल उसके ऊपर लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर है या इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट हो जाती है। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। अब हम स्लैग पढ़ेंगे। स्लैग क्या है? स्लैग इज़ दी ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर ए डिजायर्ड मटेरियल हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स रॉ और ए। तो आप ये भी मैंने बताया कि स्लैग होता क्या है। एक्चुअली स्लैग इम्प्योरिटीज़ को एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल होता है। जब हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो ऐसी अवस्था में हम उसमें फ्लक्स डालते हैं, और फ्लक्स उस इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर एक मॉल्टन या कुछ ऐसा पिघला हुआ अवशिष्ट पदार्थ बनाती है। और वो जो पिघली हुई अवस्था होती है, पिघली हुई जो अवस्था का अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो पिघली हुई धातु के ऊपर तैरता रहता है, जिसे हम निथार कर अलग कर लेते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये इम्प्योरिटीज़ होती है एक तरह से, जिसको हमने अभी अभी सेपरेट किया है और शुद्ध धातु प्राप्त की है। Slag consists mostly of mixed oxide of elements such as silicon, sulfur, phosphorus and aluminum as and product from in their reaction with furnace lining and fluxing substance such as limestone। तो स्लैग में क्या क्या होता है? स्लैग में मोस्टली ऑक्साइड होते हैं, जिस एलिमेंट या मेटल का हमने अभी मेटलर्जी की है, उससे हमने शुद्ध मेटल प्राप्त की है, तो उसमें उसके ऑक्साइड होंगे, उसके सल्फ़र होंगे, उसकी फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस की फॉर्म में होगा, या फिर उसमें एल्युमिनियम हो सकता है, राख हो सकती है, और कुछ बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स है, जो फ्लक्स जो होता है वो फर्नेस की जो लाइनिंग होती है उसके साथ भी रिएक्शन करता है। जैसे लाइमस्टोन की यदि लाइनिंग है तो उसके साथ रिएक्शन करके कुछ बाई प्रोडक्ट बना लेगा। ओवरऑल कहें तो स्लैग इम्प्योरिटीज़ होती है और ये एक सेपरेशन की फॉर्म में अलग होती है। स्लैग फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन मेटल प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय द एटमॉस्फेयर एंड कीपिंग इट क्लीन। और जब हम अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो मेटलर्जी प्रोसेस में
जहाँ जिस फर्नेस में हमने अयस्क को गर्म किया है और गर्म करने से के बाद उसको पिघला है, तो पिघली हुई अवस्था में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो फ्लक्स के साथ मिलकर स्लैग की फॉर्म में उस फर्नेस में सतह पर आ जाती है, और जो पिघली हुई धातु है वो नीचे रहती है और इम्प्योरिटीज जो स्लैग की फॉर्म है उसकी सतह पर होती है। तो इसका एक फ़ायदा भी है कि ये जो मेटल होती है पिघली हुई अवस्था में, उसका ऑक्सीडेशन से उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है, उसका ऑक्सीकरण नहीं होने देता, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो सकता है पिघली हुई धातु का ऑक्सीकरण कर दे, लेकिन यदि ये स्लैग जो उसकी सरफेस पर पिघली हुई अवस्था में, तो ये उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा लेता है। Slag float on the surface of the molten metal, protecting it from oxidation by the atmosphere and keeping it clean. Slag form a coarse aggregate used in certain concretes. It is used as a road material and blast and as a source of available phosphate fertilizers. तो वैसे तो स्लैग कोई काम का नहीं होता, फिर भी जो स्लैग है उसका जो उपयोग है, स्लैग का उपयोग फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग रोड मटेरियल के लिए भी कर लिया जाता है। तो वैसे कोई बड़ा इसका उपयोग नहीं है, पर फिर भी इसका उपयोग हम रॉ मटेरियल के तौर पे कर लेते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ इमेज बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए ये स्लैग है जिसे हमने इस तरह से स्किम्ड ऑफ करके, इसको देखो साइड में स्लैग है, ये जो है स्लैग जमा हुआ स्लैग है। और जब भी आपने देखा हो लोहार जब लोहे को गर्म करके और उसको कूटता है, पीटता है उसको, तो उसमें से छोटे छोटे लेयर निकलती रहती हैं, तो वो सब सारा स्लैग होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और यदि मोल्टन अवस्था में जब इसको स्किम्ड ऑफ यानी निथार कर अलग कर दें, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है, फफोलेदार सा होता है। आपको अब एक चीज़ समझ में आ रही होगी, या ये आपको ऑब्जेक्शन जैसा भी लग रहा होगा कि ये गैंग क्या है और स्लैग क्या है। गैंग को भी हमने इम्प्योरिटी बोला है और स्लैग को भी हमने इम्प्योरिटी बोला है। गैंग द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन दी और सच एज सैंड, मड एंड अदर कंपोनेंट आर नोन एज गैंग। देखिए गैंग भी इम्प्योरिटीज़ है, लेकिन ये मिनरल में अयस्क के साथ होती है, यानी अयस्क और गैंग दोनों मिनरल में होते हैं। और ये जो इसकी अवस्था है किस फॉर्म में हो सकती है, जो सैंड है, मड है और अदर कंपोनेंट लाइक स्टोन है, कोक है, इस फॉर्म में हमको मिल सकता है। यदि हम फॉर एग्जांपल द इम्प्योरिटीज सच एज आयरन, सल्फाइड, सैंड, मड, सल्फर ETC आर प्रेजेंट इन कॉपर पायराइटीज। तो कॉपर पायराइटीज कॉपर का अयस्क है, और इसमें यदि हम इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो या आयरन सल्फाइड हो सकता है, सैंड, मड और सल्फर ETC, बहुत सारे इस तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। इन सारी इम्प्योरिटीज़ को हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। लेकिन स्लैग की बात करें, द फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद गैंग प्रेजेंट इन दी और ड्यूरिंग स्मेल्टिंग इज नॉन एज स्लैग। तो स्लैग क्या है, स्लैग फ्यूजिबल कंपाउंड है, और ये कंपाउंड बना है रिएक्शन के बाद, जब हमने उसमें फ्लक्स डाला, यानी अयस्क में कुछ इम्प्योरिटीज़ थी और वो इम्प्योरिटीज़ मेटल मिनरल प्रोसेसिंग के थ्रू अलग नहीं हो पाई। तो हमने क्या किया, जब हम उसने अयस्क को पिघलाया और हमने पिघली हुई धातु प्राप्त की, शुद्ध अवस्था में जो धातु हमें मिली, तो उस अवस्था में हमने उसमें फ्लक्स डाला, फ्लक्स ने उन इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन की और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्लैग होता है, स्लैग कहलाता है। और ये स्लैग पिघली हुई धातु पर की सतह पर तैरता रहता है, जिसे हम निथार कर अलग कर लेते हैं। तो हमें ध्यान होना चाहिए, गैंग जो इम्प्योरिटीज़ है वो मिनरल में माइनिंग के दौरान ही उपस्थित होती है, माइनिंग के बाद भी उपस्थित होती है, और इसको हम मिनरल प्रोसेसिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। लेकिन जो स्लैग होता है, स्लैग की इम्प्योरिटीज़ है वो फ्लक्स की इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन के पश्चात, फ्लक्स जो इम्प्योरिटीज़ है गैंग के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके पश्चात जब हम मेटलर्जी में मेटल प्राप्त करेंगे, पिघली अवस्था में जब मेटल होगी, उसकी सरफेस पर भी स्लैग तैरता हुआ हमें मिलेगा। तो ये हमको इनके बीच में अंतर ध्यान होना चाहिए। आज का चैप्टर यही ख़त्म होता है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।